नमस्कार मित्रों, आज 11 अक्टूबर है और 11 अक्टूबर को पूरी दुनिया वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाती है, यानी विश्व बालिका दिवस। क्यों मनाती है? क्योंकि अभी जो हमारी सभ्यता है उसमें हमने महिलाओं को अभी तक सही में पूरी तरह से उभरने नहीं दिया है और महिलाएं तो बाद में बनती है, पहले तो बच्चियां होती हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और कोई लड़की पैदा होती है और लड़की को घर के कामों में लगा दिया जाता है और जो बच्चे हैं शुरू से ही वो उनको पढ़ाई में दूसरे कामों में लगाया जाता है। तो चूँकि समाज पीछे रह जाएगा, यदि लड़कियाँ को हम आगे बढ़ने का नहीं मौका देंगे तो समाज हमारा पीछे रह जाएगा, मानवता हमारी उन्नत नहीं हो सकती। और जो एक आंकड़ा कहता है कि 16 करोड़ घंटा ज़्यादा समय देती हैं बच्चियां घर को चलाने के लिए, घर का काम करने के लिए, एक बच्चे के कंपैरिजन में। अब आप सोचिए कि जितनी भी बच्चियां हैं 5 से 14 साल की उम्र की बच्चियां हैं और अगर उतना ही उम्र के बच्चों का भी कंपैरिजन कर लीजिएगा तो 16 करोड़ घंटा ज़्यादा समय जो है वो बच्चियां देती हैं घरेलू काम करने में। तो जाहिर सी बात है इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी और उनका विकास प्रभावित होगा। तो ये सब जो इनइक्वलिटी है, जेंडर इनइक्वलिटी है दुनिया में, तो इसको ख़त्म करने के लिए, ये लोगों को जागरूक करने के लिए कि फीमेल चाइल्ड के प्रति दुर्भावना मत रखिए, उसको भी पढ़ने का मौका दीजिए, ये दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? इसको मनाने का चलन शुरू हुआ सन 2012 ईस्वी से। 2012 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन ने सबसे पहले जो है उसके तत्वावधान में सबसे पहले 11 अक्टूबर 2012 को ये दिवस मनाया गया और बहुत सारे वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह आयोजित करके लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। किसके कहने पर यह शुरू हुआ? तो इसको शुरू करने का जो बहुत बड़ा दारोमदार है वो जाता है, एक संस्था है, NGO है, गैर सरकारी संस्था है जिसका नाम है प्लान इंटरनेशनल। ये जो प्लान इंटरनेशनल संस्था है जिसका निर्माण स्पेन के गृहयुद्ध के समय में हुआ था, जब 1930 के दशक में वहाँ पर गृहयुद्ध हो रहा था स्पेन में, तो एक ब्रिटिश पत्रकार थे जो वहाँ जा कर के बच्चों को और जो स्त्रियों को, बच्चियों के लिए वो काम करते थे और युद्ध में जो विस्थापित हो गए थे, बेघर-बार हो गए थे, जिनके पेरेंट डेथ कर गए थे, उनकी देखभाल के लिए संस्था बनाया गया था। लेकिन ये प्लान इंटरनेशनल जो संस्था है, तो यही फिर आगे चल कर के आपने बहुत सारे बातों के द्वारा, लेखों के द्वारा, अपना आंकड़ों के द्वारा लोगों को मोटिवेट किया यूनाइटेड नेशंस में कि भाई ये मनाना चाहिए। वुमेंस डे तो 8 मार्च को मनाया जाता है, साथ ही साथ ये गर्ल चाइल्ड डे अलग से मनाया जाए ताकि जो है कि और लोगों को जागरूक बनाया जा सके अलग अलग मुद्दों पर। तो उसके बाद ये शुरू हुआ। और जहाँ तक ये प्लान इंटरनेशनल संस्था का सवाल है, तो भारत में इसके जो एम्बेसडर और रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं, वो हैं अनिल कपूर अभिनेता जो हैं, जिन्होंने कि एक स्लम डॉग मिलियनेयर में काम किया था और फ्रेजा प्रेंटो भी ने, देव पटेल ने भी काम किया था। तो इनका बहुत योगदान है क्योंकि इन्होंने बहुत सारा फंड रेज किया है इस संस्था के लिए और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में और उसके एक में ये यूज होता है। तो आज हम ये कुछ इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि किस हद तक जो है कि आखिर क्या दिक्कत है और कहाँ तक हम लोग अभी फीमेल चाइल्ड में कहाँ तक पिछड़ापन है, कहाँ पर विसंगतियाँ हैं, कहाँ पर अभी हम लोग को सुधरना है। तो कुछ इन्हीं सब बातों की आज हम यहाँ पर विवेचना करेंगे। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जाकर, एक्स एंड फर्स्ट HOD, स्किन BD, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, बिहार, भारत। तो मित्रों, ऐसा है कि जहाँ तक आबादी का सवाल है तो स्त्रियां और पुरुष तो धरती पर लगभग बराबर हैं और बच्चियां जो हैं वो, अगर आप देखिएगा कि टोटल भारत की जो आबादी है, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, तो सबसे ज़्यादा युवा जो है वो भारत में है। सबसे ज़्यादा युवा जो है वो भारत में है, करीब भारत में 35 करोड़ युवा है और जबकि चाइना में केवल 26 करोड़ ही युवा आबादी है। तो भारत युवाओं का देश है और पूरे विश्व में करीब 1.8 अरब आदमी जो है
वो जो है कि 10 से 24 साल के बीच का है, मतलब युवाओं का आबादी है। तो उसमें से भारत जो है युवाओं का देश है और ये 2030 तक ये अभी लीड करेगा। 2030 तक उम्मीद है कि भारत ही सबसे ज़्यादा युवाओं का देश बना रहेगा। तो लेकिन है कि जैसे जैसे अब जैसे चाइना में क्या है कि जो स्थिति 1990 में था, भारत में भी है। तो वहाँ पर जो है कि युवाओं की आबादी अब धीरे धीरे कम रही है और चूँकि वो लोग ज़्यादा जीवन प्रत्याशा भी ज़्यादा है, इसलिए वो लोग और ज़्यादा ओल्ड एज के पॉपुलेशन वो लोग में ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है ये जो युवा हैं उसमें से करीब करीब 50% जो है कि फीमेल होंगी। और इसमें से जो है कि आप ऐसे देखिए कि गरीबी रेखा से नीचे तो भारत ने तो बहुत सुधार किया है। एक वीडियो मैंने बनाया था कि जिसमें कि हमने बताया था कि ये गरीबी रेखा से जो नीचे रहते थे, करीब करीब भारत में 64 करोड़ से घट करके 27 करोड़ पर अब आ गए हैं। अब 27 करोड़ लोग ही गरीबी रेखा से नीचे में जीवन जी रहे हैं भारत में। और जो है कि एक और वीडियो में मैंने बताया था कि करीब करीब जो है कि भारत में 17 लाख लोग बेघर हैं और जो है कि करीब करीब भारत में 30% आबादी जो है वो जिसको रहने के लिए बहुत अच्छा घर उपलब्ध नहीं है। वो पूरा दुनिया में जोड़िएगा तो 1.6 अरब का जो आबादी है वो जो रह रहा है वो ऐसे घर में रह रहा है जहाँ पर रहने लायक नहीं है, तो वो स्लम एरियाज़ में रह रहा है। तो जाहिर सी बात है फीमेल भी वहीं रहेगी। और जब कोई आदमी स्लम में रहेगा अपने परिवार के साथ, तो उसमें जो सबसे नीचे पायदान पर जो आएगा वो है फीमेल चाइल्ड। जो बच्चियां हैं उसको सबसे ज़्यादा सहना पड़ेगा, क्योंकि जो है कि उसको जो है कि घर का काम करना पड़ेगा, उसका सेहत का, उसका पढ़ाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा। क्योंकि जहाँ पर इनकम कम होगा तो लोग अपने बेटों को पढ़ाना चाहेगा और बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहेगा। भारत का अगर आप सेक्स रेशियो की बात कीजिएगा तो अभी जो 2011 के जनगणना के हिसाब से भारत का सेक्स रेशियो जो है 943 है। 943 है, लेकिन उम्मीद ये किया जा रहा है कि अभी इसमें और गड़बड़ी ही होगा। 2021 तक उम्मीद है कि ये 931 घट के हो जाएगा। 2011 में जो आंकड़ा 943 था वो घट के 931 हो जाने वाला है। लेकिन ये जो आप जो सेक्स रेशियो देख रहे हैं ये ओवरऑल पॉपुलेशन का है। लेकिन अगर इसमें से केवल चाइल्ड जो बच्चियां होती हैं 9 से 15 साल के बच्चियों के बीच में अगर आप ये जोड़िएगा तो वो और आंकड़ा कम है, वो 939 मात्र है। क्योंकि जो बच्चियां अगर जोड़िएगा कि बच्चियां अगर 9 से 15 साल की उम्र में सेक्स रेशियो क्या है तो वो है आप 0 से 15 साल में सेक्स रेशियो क्या है तो वो है आपका 939, जो कि घट करके और 904 आ जाने वाला है जब 2021-22 के जनगणना में। उम्मीद है कि और कम हो जाएगा। तो लोग जो है कि ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर। और हालांकि ऐसा भी है, भारत में केरल एक राज्य है जहां पर कि अभी ये ऐसे तो ओवरऑल भारत में है 1000 पुरुष पर 943 महिला है। और अगर आप ऐसे सोचिएगा तो 1000 जो बच्चा है, मेल बच्चा है, उस 1000 मेल बच्चे में करीब करीब 939 लड़कियां हैं। लड़कियां जो बच्चियां हैं वो है। लेकिन अगर आप भारत का ये निकालिएगा कि जो है कि भारत में जो मैं कह रहा था कि यहाँ पर जो है कि तो बच्चियों की संख्या जाहिर सी बात है जो है कि और ख़राब हो रही है। राज्यों की बात मैं कर रहा था, तो राज्यों में केरल और राज्य एक ऐसा राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी जिसको कहते हैं। तो यहाँ इन दोनों राज्यों में जो 1000 से ऊपर है अभी महिलाएं ज़्यादा हैं, पुरुष कम हैं। और जो है कि बिहार में जो हालत है तो बिहार में अभी हालत 918 लड़कियां हैं, फीमेल हैं और प्रति 1000 पुरुष पर। तो बिहार का आंकड़ा और गड़बड़ है। लेकिन सबसे ज़्यादा गड़बड़ है हरियाणा का, जहां पर कि केवल 879 जो है कि फीमेल हैं प्रति 1000। तो ये हरियाणा का बहुत ख़राब रेपुटेशन है इस मामले में, जेंडर इनइक्वलिटी में। और जो है कि आपका तो ऐसे देखिएगा कि सबसे ख़राब जो ये जो रेशियो है, जेंडर रेशियो, वो कहाँ है तो वो है आपका दमन और दीव में, जहाँ पर कि मात्र 618 फीमेल हैं इन कंपेरिजन टू प्रति 1000 जो है कि मेल। तो ये तो कुछ आंकड़ा है जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि लोग भ्रूण हत्या कर दे रहे हैं। वो महिलाओं को
बच्चियों को जो है कि पलने बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हमको बच्चा कम रखना है तो हमको लड़का होना चाहिए, अगर लड़की हो गई तो फिर आगे, हालांकि कानून सरकार बनाए हुए है, लेकिन फिर भी कानून में छेद होने के का ही नतीजा है कि जो हरियाणा जैसे पढ़े लिखे समृद्ध राज्य में, जहाँ पर कैपिटा इनकम भारत में टॉप 10 राज्य में आता है, जहाँ पर कैपिटा इनकम अगर जोड़िएगा भारत का तो टॉप 10 राज्य में हरियाणा आएगा, लेकिन इतना समृद्ध होने के बावजूद ये हालत ही है कि वहाँ पर जो है सेक्स रेशियो मात्र 879 है, 889 है प्रति हज़ार। बिहार में 918 है और उत्तर प्रदेश में 916 है। तो ये हाँ, जबकि केरला में 1084 है और पौंडीचेरी में 1037 है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि जो है कि, और अगर आप ये कंपैरिजन करना चाहिएगा कि बाकी देशों का क्या हालत है जेंडर इनइक्वलिटी में, तो एक बहुत अच्छा जो आपके पास इंडेक्स है जो कि पूरे वर्ल्ड में मान्य है, वो इंडेक्स को बनाया था ग्लोबल जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स कहते हैं इसको। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक गैर सरकारी संस्था है जो कि इसको जारी करता है, और उसके अनुसार भारत का जो रैंक है वो 112वां रैंक है, और जो है कि टोटल 153 कंट्रीज़ में इसका 112वां रैंक है। और लेकिन एक चीज़ बहुत मार्के की है कि बांग्लादेश का स्थान जेंडर इक्वलिटी के मामले में भारत से बहुत अच्छा है, उसका स्थान 50वां रैंक है, उसका फिर 50वां रैंक है। हालांकि टॉप 10 कंट्री जो है जो कि जेंडर इक्वलिटी के हिसाब से वह आयरलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड। फिनलैंड की तो प्रधानमंत्री भी फीमेल है। तो वहाँ पर बहुत सारा क्राइटेरिया है, उसका क्राइटेरिया है कि पॉलिटिक्स में कितना भागीदारी है, हेल्थ में कितना % वैक्सीनेशन मेल में, फीमेल में कितना डिजीज़ जो है कि % फीमेल में, मेल में न्यूट्रिशन का लेवल क्या है, ये बहुत सारा आंकड़े के हिसाब से वो पूरा निकालता है इंडेक्स। और जो ओवरऑल इंडेक्स के हिसाब से आप देखिएगा तो भारत का स्थान बहुत ख़राब है। लेकिन एक चीज़ और भी है, बहुत आश्चर्य की बात है कि भारत से भी नीचे स्थान जापान का है, क्योंकि जापान में भी महिलाओं को इसका अर्थ हुआ कि उतना ज़्यादा उनको नहीं बढ़ने का मौका दिया जाता। तो ये भी चीज़ मार्के की है कि केवल इकोनॉमिक समृद्धि हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि जो है कि आपने महिलाओं का कदर किया है, और जब महिलाओं का कदर नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है आप मानवता का कदर नहीं कीजिएगा। अगर आपको लग सकता है कि ये तो गैर सरकारी संगठन का डाटा है, हो सकता है इसमें गड़बड़ होगा, लेकिन यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ भी एक आंकड़ा निकालता है, वो ग्लोबल जो है कि इनइक्वलिटी इंडेक्स है, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स वो निकालता है। और 2018 में जो आंकड़ा निकाला गया था उसके हिसाब से 162 देशों में भारत का स्थान 122वां था। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले डाटा में भारत का स्थान 112वां था, और जो यूएन का जो रिपोर्ट है 2018 का उसके हिसाब से 122वां रैंक है। और भारत में रैंकिंग ख़राब होने का कारण ये है, हालांकि यहाँ पर फिर भी रैंक पाकिस्तान से तो अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान का रैंक तो नीचे से तीसरा कंट्री है पाकिस्तान, जो कि जेंडर जो इनइक्वलिटी के हिसाब से। तो पाकिस्तान में तो और ज़्यादा महिलाओं का हालत ख़राब है। शायद इसी को देखते हुए जो है कि वो, हालांकि एक चीज़ और मार्के की बात है, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं पूरे विश्व में, और इंडोनेशिया का स्थान भारत से अच्छा है जेंडर इनइक्वलिटी में। यानी भारत को कहीं ना कहीं ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ अभी भी भेदभाव हो रहा है और इसको ठीक करने की आवश्यकता है। उसका एक कारण ये है कि भारत में जितने लोग, वैसे तो आप देखिएगा कि लिटरेसी रेट भारत का 73% चला गया है 2011 के जनगणना के अनुसार, और जो 73% लिटरेसी रेट है उसमें से जो आप देखिएगा तो करीब करीब 80.9% मेल का लिटरेसी है, और जबकि 64.6% ही केवल फीमेल का लिटरेसी है। तो अच्छा खासा गैप है ये। तो ये गैप की वजह से जो है कि आपका नंबर जो है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में जो आपका रैंकिंग है वो गड़बड़ा जाता है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि भारत का जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो 73% है, लेकिन करीब करीब समझिए तो 81% पुरुष साक्षर है, और जो है कि केवल 65% महिलाएं ही साक्षर हैं। तो कहाँ 80% और कहाँ 65%। और यही चीज़ झलकता है आपके ये में। और ये तो लिटरेसी निकालता है कि आपको बेसिक पढ़ाया आता है, लेकिन अगर बात ये चलेगी कि सेकेंडरी स्कूल तक कितने लोग पहुंच रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल तक कितने लोग पहुंच रहे हैं, तो वो देखिएगा तो 63% जो बच्चा है
जो पुरुष है वो सेकेंडरी स्कूल तक का पढ़ाई कर ले रहा है, पहुंच रहा है, लेकिन केवल 39% जो लड़कियां हैं वो सेकेंडरी शिक्षा उनको मिल पा रहा है। और ये आंकड़ा जो है 2010 से 2017 के बीच का है। तो ये जो आपका आंकड़ा है जिसके द्वारा आपका रैंकिंग कम हो जा रहा है। हालांकि आप एक और आंकड़ा लीजिएगा कि कितने % वर्किंग फोर्स हैं, तो जो है कि केवल 27% महिलाएं ही श्रमिक का काम कर रही हैं। टोटल वर्क फोर्स निकालिएगा तो 27% ही फीमेल हैं और बाकी जो है कि मेल हैं। और गाँव में हालत थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन शहरों में जो फीमेल फोर्स का जो संख्या और ज़्यादा कम है। और एक और आंकड़ा लीजिएगा कि अगर इस पूरी पृथ्वी पर जितने सांसद हैं जो राजनीति में महिलाएं हैं, तो वो जो महिलाएं हैं वो कितनी हैं, तो अगर आप निकालिएगा तो आपको करीब करीब आंकड़ा आएगा 3500 के आसपास जो है 35,000 के आसपास महिलाएं जो है कि पूरे विश्व का अगर सारा सांसद जो महिला है सारा सांसद है 35,000 के आसपास टोटल सांसद है पूरे विश्व में। और ये जो 35,000 में से जो है 25% सांसद जो है वो फीमेल हैं। और अगर पूरा आप निकालिएगा कि मंत्री, तो करीब करीब 3500 के 3300 समथिंग है, 3343 जो है कि वो मंत्री हैं और टोटल उसमें से 21% फीमेल है। तो यानी कि आप राजनीति में भी प्रतिनिधित्व देखिएगा तो महिलाओं का अभी तक नहीं हो पाया है। आप निकालिएगा तो जितना भी पॉलिटिक्स में महिलाएं हैं पूरे विश्व में, तो केवल 25% महिला ही सांसद है और केवल 21% महिला ही वो मंत्री के ओहदे पर गई है। तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, बहुत न कहीं बहुत भेदभाव है। और ये भेदभाव जापान जैसे विकसित देशों में भी हो रहा है। तो हमें ये कहीं न कहीं समझना होगा कि हमें अपने अंदर में झांकना होगा कि हमने महिलाओं को, बच्चियों को आखिर इतना क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया। हालांकि सुधार तो हुआ है। सुधार क्या हुआ है, आप ये देखिए कि आखिर बच्चों का जो शोषण होता था, चाइल्ड मैरिज, तो बहुत कम उम्र में शादी कर दिया जाता था, लेकिन यह बहुत सुधरा है। 1961 में 69% जो 15 से 19 साल का जो अगर आबादी लीजिएगा तो 1969 में क्या हालत था कि 15 से 19 साल की जो महिलाएं थीं उसमें से करीब करीब 69% लोगों का शादी हो जाता था। यानी 15 से 19 साल की जितनी भी महिलाएं हुआ करती थीं, बच्चियां हुआ करती थीं, उसमें से 69% यानी करीब करीब 70% की शादी 1961 में हो जाया करती थी। लेकिन ये आंकड़ा 2011 में घट के 19% आ गया है। यानी कि 15 से 19 साल की बच्चियां जो कि विवाहित हो जाया करती हैं आज के ज़माने में, वो आंकड़ा है आपका 19%। तो ये अच्छा खासा सुधार हुआ है। ये आप कहिएगा कि 69% से घट के हम लोग 19% चाइल्ड मैरिज पर आ गए हैं। तो ये सुधार हुआ है और निश्चित रूप से सुधार हो रहा है। शिक्षा का तो पॉजिटिव फ़ायदा होता ही है। और ऐसे भी देखिएगा कि और महिलाओं को ज़्यादा लोड पड़ता था, जल्दी शादी हो जाता था, तो उसकी वजह से क्या होता था कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे। तो प्रति महिला कितना बच्चा पैदा करती थी अगर वो देखिएगा, टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता, तो 1971 में भारत में 5.2 था TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। यानी एक महिला से आशा किया जाता था कि वो 5.2 बच्चे पैदा करेगी पूरे जीवन काल में, जब तक उसका रिप्रोडक्टिव एज रहेगा, क्योंकि शादी जल्दी हो जाती थी, जाहिर सी बात है। और लेकिन आज जो ये आंकड़ा है वो घट करके आ गया है 2.3। यानी पूरे भारत का एवरेज लीजिएगा तो ये आ गया है 2.3। यानी पूरे भारत में जो है वो 2.3 बच्चा ही पैदा करेगी अपने पूरे रिप्रोडक्टिव के काल में। ऐसा आशा किया जाता है कि भाई 2.3 बच्चा पैदा करेगी अपने पूरे जीवन काल में एक महिला। लेकिन अगर आप देखिएगा कि रिप्लेसमेंट लेवल किसको कहते हैं तो 2.1, यानी 2 से नीचे जाएगा तो फिर आपका पॉपुलेशन का जनसंख्या कम होने लगेगा, लेकिन 2.1 रहेगा तो मेंटेन कर लेगा। तो अभी तो भारत 2.3 तक पहुंच गया है और टारगेट है इसको 2.1 कर लेना, टोटल फर्टिलिटी रेट को ये कर लेने का टारगेट है। तो आपने ये देखा कि जो है कि लेबर फोर्स भी आप देखिएगा तो लेबर फोर्स जैसा कि हम बताए कि लेबर फोर्स में गांव में केवल 18% फीमेल हैं जबकि 55% पुरुष हैं। और लेबर फोर्स में देखिएगा शहरों में तो केवल 13% फीमेल हैं और 56% पुरुष हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इसलिए उनको काम और पूरा जितना उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ये सब जो चीज़ है, जो कि तथ्य है, ये आपको बताता है कि कितनी ज़्यादा
विषमता है और हमें सुधरना होगा, नहीं तो फिर ये जो है कि अगर हम अपनी बच्चियों का सम्मान नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो है कि हमारी मानव सभ्यता को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी बाधा है। तो इसलिए हम आगे तभी बढ़ेंगे जब हम अपनी बच्चियों को आगे करें, भेदभाव ना करें किसी भी प्रकार से। जब आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये मत सोचें कि इसको तो शादी करके ये कर देना है और बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और ऐसे भी समझिए, ये तो खैर आंकड़ा हो गया, ऐसे भी समझिए कि आप जब बूढ़े हो जाइएगा तो आप बिल्कुल वैसे केस में अगर कोई अगर करेगा आपके लिए तो बच्ची करेगी। ज़्यादा डिवोशन से ज़्यादातर केसेस में, ऐसे तो ऐसा नहीं जनरलाइज नहीं किया जा सकता, बहुत बच्चे भी अच्छे होते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि ओवरऑल अगर निकालिएगा तो एक बच्चियों का जो डिवोशन होता है अपने माता पिता में, आप लाचार हो गए, बिल्कुल किसी लायक नहीं रहे, तो ऐसे केस में आपकी जो बच्चियां हैं वो आपका टॉयलेट भी साफ़ कर देंगी। मतलब वो भी काम सेवा शुश्रूषा में और ज़्यादा गहरे जा कर के आपको करेंगी। तो इसलिए जो है कि अगर आपको एक बच्चा रखना है तो वैसे केस में फीमेल चाइल्ड रखिए और ये आपको दोनों काम कर देगा। ये आपको लड़की और लड़का एक और समझने का दोनों का आपको मज़ा मिलेगा। आपको एक बेटा और बेटी दोनों का मज़ा आप बेटी से ले सकते, लेकिन बेटा से वो मज़ा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है। और भी चीज़ है कि आप अगर बच्चियों पर जितना अपना कीजिएगा उससे रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। बच्चों पर हो सकता है कि उतना नहीं मिले। तो दूसरी बात है कि हम लोग जो इतना ये रखते हैं कि नहीं बच्चों को कम महत्व देते, बच्चों को ज़्यादा महत्व देते, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में ये परवरिश का नतीजा होता है। अब जैसे किसी घर में होता क्या है कि दादी कहती है कि नहीं हमको जो है कि बेटा चाहिए, पोता चाहिए, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग ऐसा डिसीजन ले लेते हैं। बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे में भी ऐसा ये रहता है। तो ये कहीं ना कहीं आखिर हमारी ये गलत सोच का नतीजा है। सोच सुधारना बहुत ज़रूरी है। और बेसिकली पुरुष और जो महिला होता है, बेसिकली ये दृष्टिकोण है। हो सकता है कि बहुत सारी बच्ची है वो जो है कि अब तो सब काम कर रही है बच्चियाँ, अब तो वायु फाइटर प्लेन उड़ाने से लेकर के वो ट्रेन इंजन चलाने से लेकर के वो सारा काम जो है वो सारा काम बच्चियाँ कर रही हैं। हिमालय पर चढ़ने से लेके जो है कि वो सारा काम जो है अब बच्चियाँ कर रही हैं। इसलिए अब किसी भी ढंग से आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये काम बच्चियों से नहीं होगा, ये काम केवल बड़ों से होगा, केवल लड़कों से होगा। तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हमें अपने गिरेबान में जाके झांकना होगा, ये समझना होगा कि हमने जो जातियाँ की हैं, अगर ये बच्चियाँ ना रहें तो फिर हमारा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए आज का वो दिन है जो हमें इस बात के लिए आगाह करता है, इस बात के लिए हमको अंदर से कचोड़ता है, ये हमको अंदर से उकसाता है, कहता है कि भाई ये अगर ऐसा कहीं भेदभाव हो रहा है तो उसको आप जागरूकता फैलाइए, वहाँ पर समझाइए कि नहीं बच्चियाँ किसी भी कीमत पर कम नहीं हैं। और दूसरी बात है, बच्चियों का जो शादी विवाह इंसान करता है तो वो तभी शादी विवाह बाद में, पहले उसका अपना रोज़गार ज़रूरी है। क्योंकि यदि बच्चियाँ अपने पैर पर खड़ी हो जाएंगी तो उनका हस्बैंड उनको ये ब्लैकमेल नहीं कर सकता किसी भी प्रकार से। यदि वो खुद अर्न कर रही हैं तो फिर वो अपना जीवन बिता सकती। वैसे भी भारत में जो कानून है कि एक फीमेल चाहे तो आसानी से तलाक ले सकती है, लेकिन मेल चाहे तो तलाक नहीं ले सकता। लेकिन उसके लिए फीमेल की सहमति ज़रूरी होती है। तो ये अलग बात है, लेकिन ये तो कानून है। बट प्रैक्टिकली जो होता है पुरुषोत्तात्मक समाज में कि उसमें जो है कि वो बहुत कम ऐसा एक्शन ले पाती हैं। यदि उनको अगर सब मेल है शराब पी के प्रताड़ित करता है, उसको ज़्यादा अब उसको घर में पूरा काम करना पड़ता है, बहुत बार तो नौकरी छोड़वा दिया जाता है फीमेल का। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और यदि हम अपने बच्चियों को टारगेट होना चाहिए, ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि हम उसकी शादी विवाह कर दें। टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि जो है कि हम उसको हर वो काम के लिए प्रेरित करें जो हम अपने बच्चे को, लड़के को कहते हैं। वो हर वो काम कर सकती है, हर वो काम कर सकती है, किसी भी काम से रोके नहीं कि तुम कबड्डी क्यों खेलोगे, तुम ये क्यों करोगे, तुम वो क्यों करोगे। नहीं, आप उसको हर चीज़ से प्रेरित कीजिए। आप उसको आत्मरक्षा भी सिखाइए कि बाहर जाना है तो अपनी रक्षा कैसे करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। और उसको एक लिमिट सिखाना ज़रूरी है कि कौन सा जो है कि बाहर आप रह रहे हैं तो कौन सा पुरुष का कौन सा व्यवहार गलत
किस श्रेणी में आता है, कौन सा व्यवहार अच्छे की श्रेणी में आता है, ये पहचानना और ये बताना खासकर यंग एडोलेसेंट गर्ल को बहुत ज़रूरी होता है। तो और लेकिन किसी भी सूरत में ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये बच्चियां हैं तो हमारे लिए ये बुढ़ापे में सहारा नहीं बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। एक से एक उदाहरण है। और बेसिकली ये जैसा हमने बताया कि ये मन का भाव है। हो सकता है कि एक स्त्री में पुरुष का चित्त हो सकता है एक पुरुष में स्त्री का चित्त हो, तो वो उस पर निर्भर करता है। तो इसीलिए बेसिकली ये सोचने का नज़रिया है। तो अगर आप सोच लिए कि कोई भी काम कर सकते तो कोई भी काम कर सकते, नहीं तो फिर ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी लड़कियां हैं। अरुणिमा सिन्हा जो थी वो पैर कट गया लेकिन वो जो है हिमालय पर चढ़ गई। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो लोगों ने किया है। आप एक से एक फीमेल को जानते होंगे जो कि भारत में कई अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंची हैं। तो किसी भी चीज़ ढंग से हमको कमतर नहीं आंकना चाहिए। और आज का दिन हमें यही बताता है कि हमें जो है जेंडर इक्वलिटी के बारे में ज़रूर सोचना होगा। और एक चीज़ और तथ्य भी है जो कि उसके बगैर जेंडर इक्वलिटी की बात मुश्किल हो जाएगी कि भाई जो है कि हमें ये भी देखना होगा कि भाई अगर हमको फीमेल को बढ़ाना है तो इसका ये मतलब नहीं कि हमको मेल को दबाना होगा। नहीं, दोनों को बराबर का दर्जा देना होगा, दोनों को बराबर का ये सुविधा देना होगा और किसी में भेदभाव नहीं रखना होगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी ढंग से किसी का क्रश नहीं हो पाए और सब लोग को बराबर मात्रा में पुष्पित पल्लवित और उभरने का मौका मिले। तो तभी ये मानवता जो है हमारे शिखर तक पहुंच सकती है। तो यही सब बातें थी जो आज आपसे करना चाहता था। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं एक जो है कि मेरा मानना है कि चिकित्सा आप अच्छा तभी कर सकते जब समाज, परिवेश, संस्कृति, सभ्यता सबका आपको बखूबी ज्ञान हो, तभी आप जो है कि किसी चीज़ को ये कर सकते। आप जैसे अब देखिए एक आंकड़ा है कि महिलाओं में करीब करीब 50% महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। करीब करीब जो है कि 80% महिलाओं में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। तो ये सब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशन हम लोग नहीं देते बच्चियों को। लड़कों को तो बहुत कुछ खिला देते, बच्चों को नहीं देते। तो एक चीज़ मैसेज हमेशा याद रखिए कि लड़का हो चाहे लड़की हो, जो प्रोटीन ज़रूर खाइए, 60 ग्राम प्रोटीन रोज़। और वो खाना मत खाइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। तो चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छुहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोनबीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा। ये वो भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। ये उसके लिए जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, जो 8 घंटा पैदल चले, ये उसका खाना है। अगर उतना मेहनत नहीं करते तो दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग खा के रहिए। दाल जम के पीजिए, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग 1 से 2 प्लेट रोज़ खाइए। रोटी 4-5 ज़्यादा मत खाइए और 2 घंटा रोज़ टहलिए। फल अगर खाना हो तो उस दिन रोटी बंद कर दीजिए। हरा साग सब्जी जम के खाइए, रोज़ टहलिए। क्योंकि अगर हम अपने फीमेल को दाल नहीं पिलवाएंगे, अगर हम अपने फीमेल को अंडा नहीं खिलवाएंगे, अगर हम अपने फीमेल को 2 घंटा रोज़ टहलने नहीं बोलेंगे तो उनका स्वास्थ्य खराब होगा। और जब वो स्वास्थ्य खराब होंगे तो जाहिर सी बात है उनका बच्चा भी विकृत पैदा होगा और पूरा मानवता को नुकसान होगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है इन सब बातों को याद रखना कि भाई खान पान जो हम देते हैं अपने बच्चों को तो उसमें ज़रूर ये बताना चाहिए, बच्चियों हो कि बेटों हो। ये नहीं कि बच्चियों को टहलने नहीं दिए। रोज़ हर आदमी को 2 घंटा रोज़ टहलना चाहिए। हम अपने बच्चों को सिखाते बेटा रोज़ टहल, रोज़ मुँह धोना, रोज़ नहाना। काश हम ये भी सिखाएं बेटा रोज़ टहलना। घड़ी देख के 1 से 2 घंटा रोज़ टहलना चाहिए। अगर टहलते नहीं हैं कोई बात नहीं, आप डांस कर लीजिए, रोज़ 2 घंटा टहलिए। क्योंकि आप जो खाते हैं उसको कैलोरी जलाना ज़रूरी है। नहीं तो फिर जो है कि एक्सेस कैलोरी या तो चर्बी बनेगा तो मोटापा का रोग, या तो एलर्जी यानी तेजाब बनेगा, एलर्जी का रोग, नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़का जाएगा तो इन्फेक्शन होगा। तो इसीलिए कोरोना के काल में अभी बहुत लोग बेरोज़गार भी हो गए हैं। तो ऐसे में भी लड़कियों को थोड़ा उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मानवता जागे और अपने बच्चों को भी बराबर रिस्पेक्ट देना शुरू करे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके मन में कुछ न कुछ तो पॉजिटिव भाव अपनी बच्चों के प्रति जगाया होगा। अगर ऐसा है, ऐसा हुआ तो हमारा ये प्रयास, मैं अपने प्रयास में सफल मानूंगा। आगे भी आपको अलग अलग वीडियोस में मैं आपसे मिलता रहूँगा। आपके दिए गए प्यार के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मिलता रहूँगा अलग अलग वीडियोस में। तो अगर कुछ कहना हो तो आप, हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर आप हमको लिख सकते हैं। किसी चीज़ पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो आप हमको
ये कर सकते, फ़ोन कर सकते, ईमेल कर सकते। हमारा फ़ोन नंबर यूट्यूब के जहाँ पर वीडियो का नाम लिखा रहता है वहाँ पर भी मिलेगा और जो डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो के साइड में भी हमारा फ़ोन नंबर होगा, तो आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं 7 से 8 सुबह, 5 बजे शाम, 10 बजे रात। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं वैसे तो चर्म रोग चिकित्सक हूँ लेकिन एक एलर्जिक एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। तो भोजन बदल के हर बीमारी को ठीक करने की का जो काम है वही मैं करता हूँ जीवन में, और आपको भी यही बताता हूँ कि ऐसा ही भोजन करने लगिए कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर आगे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।